स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से अपने चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड पर। और मैं सौरभ आप लोगों के लिए लेके आया हूं आज फिर से एक नया टॉपिक जिसका नाम है टिश्यू। और ये जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में। और ये जो चैप्टर है इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं टिश्यूज के बारे में, और टिश्यूज के बाद में अपन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ अपन यहाँ पर कॉकरोच और फ्रॉग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अर्थवर्म जो है केंचुआ वो तो सिलेबस से हट चुका है, तो उसके बारे में डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। कॉकरोच जो 11th से तो हट चुका है, लेकिन एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में साफ बोला है कि इंसेक्ट, और उसने ब्रैकेट में फ्रॉग लिखा है, मतलब वो इंसेक्ट में कॉकरोच भी है और फ्रॉग, दोनों चीजों के बारे में अपने को पढ़ा बताएगा। साथ ही साथ उसने टिश्यू के बारे में ज्यादा जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो और दूसरे टॉपिक से रिलेट करके पूछ ही लेता है। ठीक है, तो अपन लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, जहां कह सकते हैं कि क्लास 9th से लेकर के और नीट बैच तक में बिल्कुल डाउन टू अप अपन चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ये टॉपिक 9th क्लास वाले बच्चों के लिए भी है और 10th वालों के लिए भी है, साथ ही साथ 11th 12th नीट वाले बच्चों के लिए भी है, क्योंकि टिश्यू जो है वो हर जगह काम आता है। चाहे वो एनिमल किंगडम के पोरिफेरा से लेकर के और कॉर्डेटा तक की बात कर ले, चाहे अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से लेकर के एंडोक्राइन सिस्टम तक की बात कर ले, या फिर चाहे अपन किसी पर्टिकुलर एनिमल की बात कर ले। ठीक है, तो चलो अपन शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, और साथ ही साथ ये अपन कई पार्ट्स में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन की टिश्यू क्या होता है। तो देखो प्रॉपरली एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक रहने वाला है अपना। ठीक है, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ए सिंगल सेल। अब देखो एक ही अगर सेल है तो सारा काम वही करेगी। जैसे एक बेसिक एग्जांपल अपन लेते हैं, आप लोग स्टडी करने के लिए आए किसी सिटी में और आपने ले लिया एक रूम। अब वहां पर अगर आप सिंगल रूम लेते हो तो आप खाना भी उसी रूम में बनाओगे, आप सोओगे भी उसी रूम में, और आपको पढ़ाई करना है आप पढ़ोगे या फिर पढ़ोगे भी उसी रूम में। ठीक है, लेकिन अगर आपको 2-3 कमरे दे दिए जाए तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? एक रूम है जिसके अंदर आप खाना बना रहे हो, एक में पढ़ रहे हो, एक में सो रहे हो, मतलब आपका जो लेबर है उसका डिवीजन हो गया। यहां पर बात करते हैं जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिंगल सेल है, तो ऑब्वियसली जब सेल ही एक ही है तो काम भी वो सारे एक ही सेल में होंगे। काम तो होंगे लेकिन वो सभी एक ही सेल में होंगे। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि जो फंक्शन है जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन, ये सब एक ही सेल परफॉर्म करेगी इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स। अब देखो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यानी एक से ज्यादा सेल है। तो देखो मैं कैसे कनेक्ट करता हूं चैप्टर को, ध्यान से देखना। मल्टी सेल्यूलर है यानी मोर देन वन सेल, मोर देन वन। अब हो सकता है कि वो सारी सेल्स एग्रीगेटेड फॉर्म में हो, बिखरी हुई हो। ठीक है, तो अगर बिखरी हुई रहेगी तो है तो मल्टी सेल्यूलर, लेकिन अभी उन्होंने एक साथ कॉम्पोजिशन नहीं किया, एक साथ कॉम्पोजाइट नहीं हुई वो। अब बात कर लेते हैं, अगर वो कॉम्पोजाइट हो जाती है तो हो सकता है कि वो सेल्स मिलके टिश्यू बना ले, हो सकता है वो टिश्यू मिलके ऑर्गन बना ले, हो सकता है वो ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना ले। तो इस तरह से अपन बात कर लेते हैं कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी होती है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो हम लोग पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम। जहां मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं, देखो आपको, जहां पर बहुत सारी सेल्स मिलके और पोरिफेरा वालों को बनाती है ना, पोरिफेरा जो एनिमल्स है उनके अंदर सेल्यूलर ही होता है लेवल, लेकिन सेल्स बहुत सारी होती है। वहीं सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा की बात करें तो वहां टिश्यू बन जाते हैं, प्लेटियलमिन्थीज में ऑर्गन बन जाते हैं, जबकि एस्केलमिन्थीज से कॉर्डेटा तक में क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो बात कर लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं। अब बात करते हैं ये सेम बेसिक फंक्शंस कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर एक ही रूम होगा तो सारे काम एक ही रूम में,
और अगर अलग अलग रूम होंगे तो जो लेबर है यानी जो फंक्शंस है वो अलग अलग रूम में होंगे, यानी आप सोओगे अलग रूम में, पढ़ोगे अलग रूम में, खाना अलग रूम में बनाओगे। तो बात करते डिस्टरबेंस नहीं होगा वहां पर, बस वही ऐसा ही सीन इसमें है। एक ही सेल है तो सारे काम एक ही सेल में, और बहुत सारी सेल्स है तो वहां पे जितने भी फंक्शंस है, जो भी बेसिक फंक्शंस है वो अलग अलग सेल में परफॉर्म किए जाएंगे। तो ये बात हो गई अपने पास में ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब बात करते हैं कि सेल्स मिलकर के और क्या कर सकती है। सेल्स मिलके सबसे बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं टिश्यू। लेकिन टिश्यू को डिफाइन कैसे करें, कि चलो एनसीईआरटी की लाइन तो बोल देते हैं, ये रहा ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी की बात हो गई। अब अपन इसको समझते हैं कि आखिर होता क्या है। सबसे पहले बात बोलता है कि सेल्स मिलके और टिश्यू बना रही है, लेकिन जो सेल्स हैं वो होंगी सिमिलर। ऐसा नहीं अलग अलग टाइप की सेल्स हो गई। जैसे कि एक ग्रुप बैठा रहता है, ठीक है, एक गर्ल्स का ग्रुप है, एक बॉयज का ग्रुप है। गर्ल्स एक सिमिलर टाइप की सेल्स है, बॉयज एक सिमिलर टाइप की सेल्स है। ठीक है, तो बॉयज बॉयज मिलकर के और साथ ही साथ उन बॉयज के बीच में जो स्पेस है वो मिलकर के एक ग्रुप बना रहा है। ऐसे ही गर्ल्स में जो पर्टिकुलर गर्ल्स है वो एक पर्टिकुलर सेल है और उनके बीच में जो स्पेस है वो मिलके एक ग्रुप बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक पर्टिकुलर टिश्यू। अब अपन बात कर लेते हैं, ऐसे ही होता है इनमें, जैसे अपन बोल देंगे ये पर्टिकुलर एक टिश्यू है, इसमें ये तो सेल्स हो गई और इन सेल्स के बीच में ये स्पेस और इस स्पेस में कुछ सब्सटेंस भरे हुए हैं, तो ये होगा एक टिश्यू। यानी सिमिलर सेल्स, ये रही सिमिलर सेल्स along with their intercellular substances। देखो यहां पर से एक चीज और आती है अपने पास, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर मतलब होता है दो सेल्स के बीच में, और इंट्रा का मतलब क्या होता है, तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेल। तो ये बात ध्यान रखना, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये उल्टा लगता है। इंटर मतलब होता है दो सेल्स के बीच में, जबकि इंट्रा मतलब विद इन द सेल। अब यहां पे दिया है इंटरसेल्यूलर, और इंटरसेल्यूलर का मतलब हो गया सेल्स के बीच में। तो देखो ये रहा सेल्स के बीच में, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को बोलते हैं टिश्यू। अब देखो वापस से डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ये रही, अलोंग विद देयर इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, ये रहे। तो अपन बात कर लेते हैं अलोंग विद देयर इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। तो अब ये एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, तो पर्टिकुलर टिश्यू पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब बात कर लेते हैं, ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। एनसीईआरटी बोलती है कि 4 टाइप के ऐसे टिश्यूज हैं जो एक कॉम्प्लेक्स एनिमल के, जो ऑर्गन्स होते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्स बोला है, टिश्यू की बात कर रहा है, तो टिश्यू के लिए कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, ऑर्गन्स हो गए। तो जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि अपन बात कर लेते हैं स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट, किडनी, तो ये जितने भी ऑर्गन्स है वो जनरली 4 टाइप के टिश्यूज से मिलकर के ही बने हैं। ठीक है, क्योंकि एनिमल टिश्यूज की बात कर रहे हैं, तो अपन बात कर लेंगे कि एनिमल्स में जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनके अंदर टिश्यूज जो है वो 4 टाइप के टिश्यूज है जो मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं वो टिश्यूज। तो यहां पर अपन बात कर लेंगे कि वो टिश्यूज जो है वो ये रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपी यानी ऊपर, थेलियल यानी मेम्ब्रेन, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो आउटर कवरिंग बनती है, चाहे वो अपन बात कर सकते हैं चाहे वो हमारे स्किन की बात हो या ऑर्गन्स के बाहर की बात हो। ठीक है, तो इनकी जो आउटर कवरिंग होगी वो कौन बनाएंगे, एपिथेलियल टिश्यूज। दूसरे हैं कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही पता चल रहा है, और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं बायोलॉजी सिर्फ डायग्राम्स और वर्ड्स का कमाल है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव यानी कनेक्ट कर रहा है, अरे जैसे बेसिक एग्जांपल से ब्लड है, पूरे ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है, एक ऑर्गन के पास जाता है, दूसरे के पास जाता है, तीसरे के पास, तो वो कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं बोन्स है, बोन्स आपस में कनेक्ट हो रही है, बोन्स को बोन्स से कनेक्ट कर रहे हैं लिगामेंट्स, बोन्स को मसल से कनेक्ट कर रहे हैं कौन, टेंडन्स। तो ये सभी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू,
भाई देखो अब अपन बात कर लेते हैं, अगर ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो मूवमेंट तो उसमें होगी, भले ही वो अपनी प्लेस चेंज ना करे लेकिन मूवमेंट होगी। जैसे एक पेड़ होता है हिलता है, उसको कहते हैं मूवमेंट, ठीक है। अपन है, अपन लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, लो मैं इधर गया, अब मैं इधर की तरफ चले जाता हूं, तो बात कहते हैं मैं अपना प्लेस चेंज कर रहा हूं, तो इस प्लेस चेंज करने को कहते हैं लोकोमोशन। तो मूवमेंट जहां भी होगा मसल्स वहां होगी, और वो मसल्स जो होती हैं वो मिलकर के बनाती है मस्क्यूलर टिश्यू। अगला आता है नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की बात करते हैं तो ये भी स्पेसिफिक सेल्स से बनने वाले टिश्यूज है जिनको कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो कि हमारा जो ब्रेन होता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जैसे कि एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, आप इधर से स्विच बंद करते हो, उधर बल्ब बंद हो जाता है। ऐसा क्या होता है कि इधर से स्विच बंद हुआ उधर से बल्ब बंद हो गया, इधर से स्विच ऑन हुआ उधर से बल्ब चालू हो गया। इतनी दूर तक कनेक्टिविटी कहां से जा रही है, वो लेके जाता है वायर। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी अपना जो ब्रेन है या फिर अपन जो भी एक्टिविटी करते हैं उस पर कंट्रोल करता है ब्रेन, और यहां तक जो इंफॉर्मेशन जाती है वो लेकर के जाते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। जैसे अभी मैं मान लो मेरे हाथ के ऊपर बर्फ रखता हूं, बर्फ रखते ही मेरे को ठंडा लगेगा, तो ये ठंडा लगा, मैंने बोला कि मेरे को ठंडा लग रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन गई कहां पर, ब्रेन पे, उसने बताया बोले ठंडा लग रहा है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन लेकर के कौन गया, लेके जाते हैं न्यूरॉन्स जो हमारी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं, एक नेटवर्क है पूरा, तो वो न्यूरॉन्स मिलके बनाते हैं नर्वस टिश्यू। तो इस तरह से अपन बोलते हैं कि जनरली 4 टाइप के टिश्यूज है जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उनको डेवलप करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। यानी ये कह रहा है कि सेल्स जो होती है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग अपनी शेप एंड साइज चेंज कर सकती है। जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल, अब न्यूरॉन्स की बात चल रही है तो चलो न्यूरॉन्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको दूर तक क्या करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है सिग्नल्स को, तो वो लॉन्ग होती है, लॉन्ग सेल्स है ना, लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन्स। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं जैसे आरबीसीज है। आरबीसीज को सेल्स बोलना तो ठीक नहीं है क्योंकि मैमल्स के केस में उनको कार्पसल्स बोला जाता है। उनमें क्या होता है ना कि वो बाइकॉनकेव होती है। अब देखो बाइकॉनकेव मतलब, बाइकॉनकेव का मतलब होता है, बाई मतलब दोनों, कॉनकेव मतलब गड्ढा, यानी उसके दोनों सरफेस से क्या होता है, गड्ढा होता है इस तरह से, यहां पर से भी गड्ढा और नीचे से भी गड्ढा। अब बात कर लेते हैं बाइकॉनकेव होने के लिए क्या, ऐसा क्या एडेप्टेशन है कि वो बाइकॉनकेव है। तो उसके लिए एक एडेप्टेशन होता है कि हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा फिल हो सके, ठीक है, उसके अंदर जो गड्ढा है उसके लिए बात होती है कि ज्यादा से ज्यादा उसमें हीमोग्लोबिन फिल हो सके, इसलिए अपन बात कर लेते हैं वो होती है बाइकॉनकेव। तो यहां पर बात हो गई कि जो सेल्स होती है वो उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप और साइज में वेरी करती है। अब बात कर लेते हैं अपन इनमें से सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, और आज की क्लास में अपन एपिथेलियल टिश्यू को ही कवर करेंगे। कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम, यानी एपिथेलियल टिश्यू को हम और किस नाम से जानते हैं, एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरमेंट, यानी इसके अंदर क्या होगा, 2 सरफेस होते हैं इस टिश्यू में। इस तरह से मान लो ये एक टिश्यू है तो इसमें 2 सरफेस है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब डिपेंड करता है वो कहां पर वो टिश्यू है, हो सकता है कि वो हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है, और बॉडी फ्लूइड में जैसे ब्लड है तो हो सकता है वो ब्लड के कांटेक्ट में हो सकता है उसका फ्री सरफेस एनवायरमेंट के कांटेक्ट में हो, ठीक है, तो कोई सी भी साइड में वो कांटेक्ट में हो सकता है। तो कहते हैं कि फ्री सरफेस होता है, और वो फ्री सरफेस जो है या तो बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड के कांटेक्ट में हो सकता है, या फिर लिम्फ के कांटेक्ट में हो सकता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि आउटसाइड एनवायरमेंट, बाहर के एनवायरमेंट के कांटेक्ट में हो, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, लाइनिंग बनाता है। देखो एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अपन बात करते हैं, एक नाम सुना होगा, कॉमनली घरों में सुन लेते हैं, अस्तर, ठीक है, पर एक्चुअली वो अस्तर नहीं होता जो कपड़ों के अंदर अपन यूज में लेते हैं, वो अस्तर नहीं होता है, वो होता है आस्तर। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बात, आस्तर मतलब कवरिंग, इनर लाइनिंग, अंदर की तरफ से लाइनिंग बनाने वाला। तो देखो आस्तर या स्तर जो होता है वो भी कपड़े के अंदर की तरफ यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं कौन,
एपिथेलियल टिश्यू, ये भी जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी इनर लाइनिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात बोल रहा है कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। अब बात कर लेते हैं द सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। सेल्स जो है कंपैक्टली मतलब बहुत टाइटली पैक्ड होती है। अब बात कर लेते हैं सेल्स अगर बहुत टाइटली पैक्ड है, जैसे ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, ये सेल है, तो अगर ये टाइटली पैक्ड है, अगर ये टाइटली पैक्ड है तो मतलब उनके बीच में जो इंटरसेल्यूलर फ्लूइड है वो बहुत कम होगा, क्योंकि अगर स्पेस ज्यादा होता तो ज्यादा स्पेस में ज्यादा फ्लूइड होता, लेकिन टाइटली पैक्ड है मतलब स्पेस कम है और उनके बीच में फ्लूइड भी कम है, तो इसलिए बोला है विद अ लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स और कंपैक्टली पैक्ड, ठीक है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कुछ बात है कि इसको एपिथेलियम भी बोला जाता है। दूसरा, इसमें फ्री सरफेस होती है जो या तो बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड के या लिम्फ के कांटेक्ट में हो सकती है, या फिर वो जो फ्री सरफेस है वो आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में भी हो सकती है। फिर बात करते हैं इसमें जो सेल्स होती है वो टाइटली एक दूसरे से पैक्ड है, और टाइटली अगर पैक्ड है इसका मतलब उनके बीच में स्पेस नहीं है, और स्पेस नहीं होगा तो इसका मतलब उनके बीच में इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स भी बहुत कम है या नहीं है, ठीक है। देखो अब एपिथेलियल टिश्यू जो है इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है, पहला है सिंपल और दूसरा कंपाउंड। सिंपल यानी सिंगल लेयर, जो सेल्स है उनकी सिंगल लेयर, और कंपाउंड यानी जो सेल्स है उनकी मल्टीपल लेयर्स। जैसे कि मैं बात कर लूं, एक तो ऐसा कुछ है, या मैं कह सकता हूं इस तरह का कुछ, ये इसमें न्यूक्लियस हो गया। तो अब आप खुद बताओ, सिंपल के अंदर सिंगल लेयर है सेल्स की, जबकि मल्टीपल लेयर्स जो है वो किस में है, कंपाउंड में है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा देखो, साथ ही साथ में एक बात और बताता हूं कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में क्या फर्क है। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि सेल्स अलग अलग टाइप की, लेकिन कंपाउंड का मतलब हो गया सेल्स सिमिलर टाइप की। तो आपको पता है टिश्यू की डेफिनेशन में भी हमने बोला था कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। तो बेटा अगर अपन बात करते हैं कि मैं यहां पे कॉम्प्लेक्स लिख देता तो वहां पे तो सेल्स डिफरेंट टाइप की हो जाती और वो टिश्यू बनाती क्या, वो टिश्यू नहीं बनाती, इसलिए इसको बोला जाता है कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब सबसे पहले आता है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल यानी वही, जैसा कि मैंने कहा था सिंगल लेयर, तो सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, केवल सेल्स की सिंगल लेयर है, ठीक है। तो ये देखो, ये केवल सिंगल लेयर है, ओनली सिंगल लेयर है सेल्स की ये रही, और ये जो है नीचे की तरफ में ये आपको ग्रे कलर में दिख रही है, इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक फ्रेमवर्क बनाती है इसके लिए, ठीक है। ये है इसकी क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसके लिए मैं बोल देता हूं ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये ऊपर की तरफ में सेल्स आ गई, और सेल्स में देखो केवल सिंगल लेयर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की। इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। बॉडी कैविटीज, अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो देह गुहा, डक्ट्स की बात करूं वाहिका, ट्यूब्स की बात करूं नलिका। तो अपन बात करते हैं कि ये इनर लाइनिंग बनाती है सिंपल एपिथेलियम, किसकी, देखो ट्रिक के साथ बताते हैं। अब अपन बात करते हैं ये बनाती है इनर लाइनिंग देवान, यानी देवान की इनर लाइनिंग बनाती है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ओनली ये ट्रिक, देवान की इनर लाइनिंग यानी देवान का आस्तर बनाती है। देवान का मतलब देह गुहा, वाहिका और नलिका, इन तीनों की इनर लाइनिंग बनाती है कौन, सिंपल एपिथेलियम। यानी अगर मैं बात करूं, जैसे कि क्वेश्चन अपने को पूछ ले कि जो ट्यूब्यूल्स होती है, ट्यूब्स होती है, उनकी इनर लाइनिंग में सेल्स की कितनी लेयर होती है,
तो याद आएगा कि हाँ, ट्यूब्यूल्स की जो इनर लाइनिंग होती है वो होती है सिंपल एपिथेलियम, और सिंपल एपिथेलियम बनती है सिंगल लेयर से। तो वहां पे आंसर आ जाएगा सिंगल लेयर। इसके बाद में आता है कंपाउंड एपिथेलियम। अब जैसा कि पहले अपन ने बात की थी कि कंपाउंड है, इसका मतलब मल्टीपल लेयर्स होगी, सेल्स सिमिलर होगी, सेल्स सिमिलर होगी, लेकिन लेयर्स क्या होंगी, मल्टीपल। ये देखो, एक लेयर हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी लेयर, और ये यहां पे इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, तो इसके लिए बोल देंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहां पर आपको दिख रहा है डायग्राम से कि यहां पे मल्टीपल लेयर्स हैं, और मल्टीपल लेयर्स जब होती हैं तब वो होती है कंपाउंड एपिथेलियम। मल्टीपल लेयर्स भी किसकी, सिमिलर टाइप की सेल्स की, ठीक है। तो ये बात हो जाती है कंपाउंड एपिथेलियम। अब सोचो कि अगर मल्टीपल लेयर्स है तो क्या काम कर सकती है, मल्टीपल लेयर्स है तो वो प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन करती है किसके लिए, स्किन के लिए। अगर हम हमारी स्किन की बात करें तो हमारी स्किन जो है वो सिंगल लेयर नहीं हो, 5 टाइप की लेयर्स से बनती है, ठीक है। हमारी स्किन में कितनी लेयर्स होती है, 5 लेयर्स होती है। तो अगर 5 लेयर्स हैं सिमिलर टाइप की सेल्स की, तो वो कैसी एपिथेलियम बनाएगी, वो बनाएगी कंपाउंड एपिथेलियम। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं अब स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स, यानी कि उनकी जो शेप है, वो जो सेल्स हैं उनकी जो शेप है, उनकी जो साइज है, उसके अकॉर्डिंग एपिथेलियम जो है वो भी कौन सी वाली, सिंपल एपिथेलियम, वो कितने टाइप में डिवाइड की गई है। तो यहां पर हम बात कर लेंगे इनकी शेप के अकॉर्डिंग, ये 3 टाइप की होती है। सबसे पहली है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरी है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और तीसरी है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। देखो स्क्वेमस एपिथेलियम यानी फ्लैट सेल्स। अब मैंने बोला था ना कि यहां पे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन यानी इनकी साइज या शेप कैसी है, तो स्क्वेमस की शेप कैसी होगी, ये फ्लैट सेल्स होंगी, इसलिए स्क्वेमस बोला है। क्यूबॉइडल यानी क्यूब शेप होंगी या क्यूबॉइडल शेप सेल्स की, और अगर सिंपल की बात करें कॉलमनर की, तो इसमें कॉलमनर शेप होगी। तो इस शेप के अकॉर्डिंग अपन ने इसको 3 टाइप से डिवाइड किया है, किसको, सिंपल एपिथेलियम को। तो यहां पर अपन बात कर लेंगे स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम। अब बात कर लेते हैं, पहली आती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। देखो नाम है सिंपल, यानी लेयर्स कितनी होंगी, सिंगल। फिर दूसरा नाम है स्क्वेमस, यानी सेल्स कैसी होगी, फ्लैट। और तीसरा नाम है एपिथेलियम, तो वो तो एपिथेलियम है ही, ठीक है। तो बात करते हैं द स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर। अब सिंगल थिन लेयर है यानी सिंपल है। फ्लैटेंड सेल्स यानी स्क्वेमस, यानी फ्लैटेड सेल्स होंगी विद इरेगुलर बाउंड्रीज, ठीक है। इसमें जो बाउंड्रीज होगी वो रेगुलर नहीं होगी, इरेगुलर होगी, यानी कि अपन कह सकते हैं एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी होती है उबड़ खाबड़, है ना, उस टाइप की होगी। अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस का है, या फिर ये कहां पे मिलती है। तो ये मिलती है ब्लड वेसल्स की वॉल, ब्लड वेसल्स की वॉल, या फिर अपन कैपिलरी वॉल्स भी बोल सकते हैं जैसे। उसके अलावा एयर सैक ऑफ लंग्स, और एयर सैक ऑफ लंग्स यानी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। अब देखो अपन एक बात करते हैं कि जहां पर भी स्क्वेमस एपिथेलियम होगी, जहां पर भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगी, उसका फंक्शन होगा, पहला फंक्शन तो डिफ्यूजन, उसका फंक्शन होगा पहला क्या है, डिफ्यूजन, और दूसरा फंक्शन होगा उसका फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। क्योंकि क्या है ना, सिंगल लेयर है, पतली लेयर है, सेल्स भी फ्लैट है और लेयर भी सिंगल है, तो इजीली सब्सटेंसेस जो है इसको क्रॉस करके जा सकते हैं। तो जैसे कि अपन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात करते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो एल्वियोली की जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है वो एग्जांपल आ गया यहाँ पे। दूसरा ब्लड कैपिलरीज की जो एंडोथेलियम है वो एग्जांपल आ गया यहाँ पे। तो कैपिलरीज
एंडोथेलियम। ठीक है, ये बात हो जाती है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की। पर अपने पास में एक बात आती है, क्या केवल एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं? नहीं, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। वहां पर एक बनती है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनती है किस किस के बीच में? ग्लोमेरुलस में जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसके, और साथ ही साथ में बॉमन्स कैप्सूल के अंदर। बॉमन्स कैप्सूल की जो एपिथेलियम होती है उसमें। तो बात कर लेंगे अपन, एक एग्जाम्पल और आएगा अपने पास में, और वो है बोमन्स कैप्सूल एपिथेलियम। ठीक है, तो यहां पे 3 एग्जाम्पल्स अपने पास हो गए। एक तो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक ऑफ लंग्स एंड बोमेंस कैप्सूल्स एपिथेलियम। ठीक है, तो यहां पर बात हो जाती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। अब अपने पास में बात आती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब वही बात है, सिंपल है मतलब सिंगल लेयर, क्यूबॉइडल है मतलब क्यूब लाइक सेल्स, और एपिथेलियम है मतलब एपिथेलियम है। ठीक है, तो देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। क्यूब लाइक सेल्स यानी इसकी सेल्स जो होती है क्यूबॉइडल होती है। ये रही, ये देखो क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, और इनका जो न्यूक्लियस है ये सेंटर में है। तो ये क्यूब लाइक सेल्स की सिंगल लेयर होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं ये कहां मिलती है। तो ये मिलती है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। आपकी जो ग्लैंड्स होती है उन ग्लैंड्स की डक्ट्स में, और साथ ही साथ नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट्स। बात आती है नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पीसीटी, डीसीटी, और अपर पार्ट ऑफ हेनलेज लूप। ठीक है, हेनलेज लूप होता है, यहां पर अपन बात कर लेते हैं नेफ्रॉन के लिए। तो देखो ये पार्ट है पीसीटी, ये है डीसीटी, और ये जो पार्ट है ये दोनों अपर पार्ट। यहां पर भी कौन सी होगी? यहां पर भी होगी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहां पर भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहां पर भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लेकिन ये जो लोअर पार्ट है यहां पर होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, तो यानी मैं यहां पे और कनेक्ट कर सकता हूं कि ब्लड वेसल्स है, एल्वियोलाई है, ठीक है, और उसके साथ ही साथ एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल एंड लोअर पार्ट ऑफ हेनलेज लूप। तो देखो मैं यहीं पर ही आपको कनेक्ट कर देता हूं, लोअर पार्ट ऑफ हेनलेज लूप। ठीक है, तो ये बात हो जाती है अपने पास में किसके लिए? एग्जाम्पल्स किसके? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसमें आ गए डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। लेकिन इसमें भी अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें जिसको रिलेट करते हैं हम किससे? एक्सक्रेटरी सिस्टम से। तो पीसीटी जो है इसमें होती है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, कुछ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि रीएब्जॉर्प्शन के लिए इनका जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो इनकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ब्रश लाइक बॉर्डर्ड प्रेजेंट होता है जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करता है किसके लिए? रीएब्जॉर्प्शन के लिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन जो होता है नेफ्रॉन में वो कहां पर होता है? पीसीटी में होता है। तो ये बात हो जाती है अपने पास में किसके लिए? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो यहां पर अपने को दिया भी है कि द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई, और इस माइक्रोविलाई प्रेजेंट होने के कारण उसको बोला जाता है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये इसका डायग्राम अपने को दिया है प्रॉपरली एनसीईआरटी बेस्ड। अब अपन चलते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो वही बात है,
सिंपल है यानी सिंगल लेयर होगी, तो लो सिंगल लेयर। कॉलमनर है यानी इसकी जो सेल्स होती हैं वो स्लेंडर होती हैं, थिन और स्लेंडर यानी पतली और लंबी, ठीक है। तो टॉल स्लेंडर सेल्स हो गई अपने पास में। अच्छा, दोनों जो एपिथेलियम पहले वाली अपन ने पढ़ी उनके अंदर न्यूक्लियस सेंटर में था, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो इनका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में ना हो करके और वो इनके बेस पर होगा। अब वो चाहे बेस यहां पर भी मान सकते हो आप, यहां पर भी मान सकते हो, लेकिन सेंटर में नहीं होगा, ठीक है। सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें बेस में होता है, थोड़ा सेंटर से हट करके होता है। तो देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। अब बात कर लेते हैं इनके अंदर भी फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अच्छा, इंटेस्टाइन के अंदर भी अपन ने देखा था कि इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, और इंटेस्टाइन के जो माइक्रोविलाई है वो भी एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन के लिए क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो यहां पे बात कर लेते हैं इंटेस्टाइन और स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो बनाता है कौन, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। अच्छा, हिंदी की एक ट्रिक है इसके अंदर, ये लो ट्रिपल आ, ठीक है। आमाशय, आंत्रका, आंतरिक स्तर। तो ये ट्रिक के साथ भी अपन याद कर सकते हैं। तो आमाशय और आंत्रका आंतरिक स्तर बनाती है कौन, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम करती है, और यही एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम होता है किसका, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो देखो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का काम क्या था, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। कॉलमनर का काम क्या है, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्यूबॉइडल के लिए। जैसे क्यूबॉइडल का काम भी है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, जैसे कि पीसीटी डीसीटी है, वहां पे एब्जॉर्प्शन तो होता ही है, रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, साथ ही साथ सिक्रेशन भी होता है। और सिक्रेशन क्या काम आता है वहां पे, जो कि सेलेक्टिवली होता है, तो वहां पर सिक्रेशन काम आता है उसके आयनिक बैलेंस के लिए, उसके पीएच मेंटेन के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने पास में कॉलमनर एपिथेलियम। अब बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इनमें मॉडिफिकेशंस चेंज, अपन क्या करते हैं ना, पहले गाड़ी निकलवाते हैं नई थार, और सबसे पहले दिमाग में आता है क्या करना है, मॉडिफाई कराना है, ठीक है। तो मॉडिफाई कराना है। अब तुम तो बायोलॉजी वाले बच्चे हो, तुम किस कौन सी थार की मॉडिफिकेशन कराओगे, तुम कराओ एपिथेलियल में मॉडिफिकेशन। ये रहा, हम भी कराएंगे मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो चलो कराते हैं कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यानी जो सेल्स, जो एपिथेलियम जिसमें कॉलमनर सेल्स होती है या फिर क्यूबॉइडल सेल्स होती है, उनमें मॉडिफिकेशन हो सकता है। स्क्वेमस में नहीं होगा, इनमें होगा, ठीक है। क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है कि कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स जो होती है उनमें सीलिया प्रेजेंट हो, सीलिया, और सीलिया और फ्लैजिला जहां पर भी प्रेजेंट होगा सीधा काम आएगा वहां पे मूवमेंट, ठीक है। और सीलिया और फ्लैजिला के मूवमेंट के कारण किसी ना किसी सब्सटेंस का होगा लोकोमोशन, तो ये खुद मूवमेंट शो करेंगे जिसकी वजह से लोकोमोशन होगा, और साथ ही साथ यूनिडायरेक्शनल होगा, एक दिशीय है। तो यहां पर भी अगर हम सिलिएटेड एपिथेलियम की बात करते हैं तो देखो कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया। अगर इन सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो भी किस पर, उनकी फ्री सरफेस पर, तब उनको बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। जैसा कि मैंने बोला था कि लोकोमोशन और मूवमेंट, तो देखो फंक्शन क्या है इनका, मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, और स्पेसिफिक डायरेक्शन का मतलब है यूनि डायरेक्शन, एक दिशीय प्रवाह। अब एक दिशीय प्रवाह जैसे कि अपन बात कर लेते हैं, ये होते हैं होलो ऑर्गन्स में, जैसे ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के अंदर म्यूकस का सिक्रेशन होता है। अब चलो इसको कनेक्ट कर देते हैं कहाँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जहां पे फिजिकल बैरियर या फिर फिजिकल रेजिस्टेंट अपन बोल सकते हैं, प्रोवाइड करवाती है अपने म्यूकस और स्किन। म्यूकस क्या करता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स आते हैं हवा के साथ में, या फिर कोई पैथोजन आता है, तो उसको क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, और फिर कैप्चर करने के बाद में ये सीलिया जो होते हैं ब्रोंकियोल्स में, ये उसको यूनिडायरेक्शनल यानी बाहर की तरफ करवा देते हैं, ठीक है। तो सर्दियों के टाइम जुकाम लगती है, और जो एक टर्म आता है, एक लोकल टर्म है खराश हो जाना, तो जो खराश होती है ना वो म्यूकस होता है जिसके अंदर पैथोजन ट्रैप्ड रहते हैं, या अपन कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप्ड रहते हैं। तो उसको बाहर निकालने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सीलिया, और वो भी कहां पे, ब्रोंकियोल्स में। ऐसे ही अपन बात कर लेते हैं
स्पर्म तो एकदम बढ़िया काम, उसके पास में तो टेल है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तो स्पर्म कहता है मेरे पास टेल है, मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, मैं लोकोमोशन भी कर सकता हूं। ओवा बता तेरे पास क्या है? तो ओवा कहता है मेरे पास मेरे पास मेरे पास सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम है, यानी मेरे पास सीलिया है जो मुझे लेकर के जाएंगे कहां तक? तेरे पास तक। कहां तक? एम्पुलरी रीजन तक, एम्पुला रीजन तक, यानी इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पॉइंट पर। तो कहते हैं कि स्पर्म तो एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पॉइंट पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां तक ओवा को कौन लेकर के आता है? वहां तक ओवा को लेके आते हैं ये सीलिया। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने पास में सिलिएटेड एपिथेलियम की। अब देखो यहाँ पे ये कॉलमनर सेल्स दिख रही हैं और इनके अंदर ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ ही अपन बात कह सकते हैं ये क्या है? इसके सीलिया। चलो अगले मॉडिफिकेशन पे चलते हैं। अब कुछ कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स ऐसी होती है जिनके अंदर सिक्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, यानी वो कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन कर सकती है, उनको कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब बात कर लेते हैं, इनके दो टाइप्स होते हैं, या तो इनके अंदर जो सिक्रेशन होता है वो सिंगल सेल से होता है, तो यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, या हो सकता है कि इनके अंदर जो सिक्रेशन होगा वो सेल्स के क्लस्टर से होगा, एक बंच से होगा, तो उसको कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर टिश्यू। तो यूनिसेल्युलर जैसे कि ये देखो अपन बात कर लेते, और ये एग्जांपल अपन देख लेते, गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स की बात करते हैं तो सिंगल सेल जो है वो अपने केमिकल को बाहर पोर करेगी, सिंगल सेल, ठीक है। लेकिन अगर वहीं अपन इधर बात करते हैं, ये है सेलाइवरी ग्लैंड, सेलाइवरी ग्लैंड, और सेलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं तो यहां पे मल्टीपल सेल्स हैं, ये रही, ये मल्टीपल सेल्स हैं, ये एक साथ अपने सिक्रेशन को पोर करेगी बाहर की तरफ, तो इसको बोलते हैं क्या? मल्टी सेल्यूलर, और इसको यूनिसेल्युलर। अब यहां पे एनसीईआरटी ने केवल एक एग्जांपल दे दिया, मतलब दे भी दिया और नहीं भी दिया। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट बोल दिया सेलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो एग्जांपल है किसका? मल्टी सेल्यूलर का, और गोबलेट सेल्स है किसका? यूनिसेल्युलर का। लेकिन चलो अगर अपन एनसीईआरटी में थोड़ा सा आगे चलते हैं तो अपने पास में कुछ नाम आते हैं, जैसे ईयरवैक्स, जैसे सलाइवा, जैसे ऑयल, जैसे मिल्क। तो ये जो है, ये जो है ये भी क्या है? मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स के सीक्रेशन, ये भी मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स के सीक्रेशन है। तो एनसीईआरटी ने क्या किया? एग्जाम्पल तो दे दिया लेकिन इनके बारे में पूरी बात नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि फिर उसने कह दिया कि टीचर आएगा और समझाएगा, सारे काम हम ही थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो चलो यहां पर बात हो जाती है अपने पास में दो टाइप की सेल्स हो गई ग्लैंडुलर, यानी ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो दो टाइप का हो गया, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। अब बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सीक्रेशंस, यानी इनका जो सीक्रेशन है उसको पोर करने के अकॉर्डिंग, कि वो उसको ट्यूब्यूल्स में पोर करते हैं, रिलीज करते हैं, या फिर ब्लड के अंदर रिलीज करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी अपन दो टाइप से डिवाइड कर देते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब देखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, digestive enzymes and other cell products. These products are released through ducts or tubes. यानी मैं आपको एक बताता हूं, जैसे कि मान लो ये लीवर है, ठीक है, यहां पर आपके पास में गॉल ब्लैडर है। लीवर क्या करता है ना, खुद के सीक्रेशंस को ट्यूब्स में डालता है और वो स्टोर हो जाते हैं कहां पे? गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर, और ये क्या है? लीवर। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इधर अपने पास में होता है पेनक्रियास, ये आपके पास में स्टमक, ठीक है। इधर बात कर लेते हैं, ये है स्टमक। यहां से ट्यूब्यूल्स के थ्रू जाता है पेनक्रियास से भी सिक्रेशन, और ये जाकर के एक कॉमन डक्ट बनाएंगे जिसको बोलते हैं क्या? थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इसको एक बार।
ये अपन बात कर लेते हैं, ये है अपने पास में हिपैटिक ट्यूब्यूल या डक्ट। ये अपन बात कर लेते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। ये अपने पास में आ जाती है कॉमन बाइल डक्ट। ये ठीक है, ये आ जाती है कॉमन बाइल डक्ट जो सबके साथ मिलने से बनती है। और फिर ये पार्ट आता है अपने पास में ड्यूडेनम, और इस ड्यूडेनम जो है इसके अंदर लास्ट में पोर किया जाता है सब्सटेंसेस को। तो देखो पेनक्रियास से जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो एंजाइम्स ट्यूब्यूल्स के थ्रू आते हैं, ट्यूब्यूल्स के थ्रू आकर के और इंटेस्टाइन के सबसे पहले पार्ट ड्यूडेनम के अंदर पोर कर दिए जाते हैं। इधर लीवर से जो एंजाइम्स आ रहे हैं गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहे हैं, और गॉल ब्लैडर से फिर वो आ रहे हैं ट्यूब्यूल्स के द्वारा ही। तो इसे अपन बोलते हैं क्या, एक्सोक्राइन सीक्रेशन। तो यहां पर अपन ने बात की कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो अपने सीक्रेशन को कहां पे पोर करती है, डक्ट्स या ट्यूब्स के अंदर। लेकिन एंडोक्राइन के अंदर ऐसा नहीं होता। एंडोक्राइन में क्या होता है कि उनमें डक्ट्स नहीं होती। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है, वो अपने सब्सटेंसेस को, यानी उनकी जो सेल्स होती है वो सेल्स तो डालती है टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड से वो डायरेक्ट जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो अपन उसको कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली अपने सब्सटेंसेस को पोर करती है कहां पे, ब्लड के अंदर। तो यहां बात हो जाएगी कि अगर इनके अंदर डक्ट नहीं होती तो इस वजह से इनको कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड्स। तो इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, और ये अपने सिक्रेशन को पोर करती है कहां पे, डायरेक्टली इनटू फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। अब देखो इसने भी फ्लूइड बोला है, ब्लड नहीं बोला, फ्लूइड बोला है, क्योंकि पहले वो टिश्यू भी फ्लूइड में डालेगी और उसके बाद में ब्लड में जाएगा। ठीक है, और फिर टारगेट ऑर्गन तक ब्लड के थ्रू जाएगा। तो ये कुछ डायग्राम अपने पास में है, जैसे ये एक्सोक्राइन और ये एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, मास्टर ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। उसके अलावा पिनियल ग्लैंड हो गई, और ये पिनियल ग्लैंड वही है जो आपके सोने और जागने का कंट्रोल करती है। ठीक है, तो जहां तक हो सके ना सोना कम है, क्योंकि पिनियल ग्लैंड जो होती है वो एक मेलाटोनिन का सिक्रेशन करती है जो अंधेरे में ज़्यादा एक्टिव होता है। तो अंधेरे से बच के रहो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स पास में है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। चलो, ये आ गए अपने पास में टेस्टिस, ओवरी, जिनको अपन बोलते हैं गोनड्स। उसके अलावा पेनक्रियाज जो कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी है। थायराइड आ गई जो कि अपने यहां पर होती है। ठीक है, जो लैरिंग्स होते हैं और ट्रैकिया होती है उसके पास में। थाइमस, इसका जो शेप होता है ना वो एज के साथ में कम होते जाता है, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, इसीलिए बूढ़े वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं ना उनके अंदर इम्यून पावर कम हो जाती है। और एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड का तो कहना ही क्या, ये तो 3F ग्लैंड है, फियर फाइट फ्लाइट। ठीक है, इससे एड्रिनलिन और एड्रिनलिन हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। जैसे आप जा रहे हो और आपने कुत्ते को देख लिया, कुत्ते ने आपको देख लिया, आपको देख के कुत्ते में एड्रिनलिन का सीक्रेशन हुआ है ना, मतलब कुत्ते को देख के आप में हुआ, तो एक ही बात है। चलो, ये कुछ एग्जांपल्स आ गए अपने पास में। अब अपन बात कर लेते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। तो देखो अपन ने सिंपल एपिथेलियम भी पढ़ ली और उसके मॉडिफिकेशंस भी पढ़ ली है। अब पढ़ेंगे कंपाउंड। कंपाउंड एपिथेलियम मोर देन वन लेयर, यानी मल्टी लेयर और मल्टी लेयर है, तो इसका सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में रोल तो होगा लेकिन लिमिटेड रोल होगा। तो फिर रोल ज्यादा कहां पे होगा, ज्यादा रोल होगा ये है प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस जो होते हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, जैसे अपनी स्किन है। ठीक है, तो ये मैकेनिकल और केमिकल जो स्ट्रेस होते हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है अपने को। अब ये कहां कहां पर होती है, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन के ड्राई सरफेस पे, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, तो अपने जो माउथ के अंदर वाला पार्ट जो है ना जहाँ पे टिथ टंग वगैरह है, पैलेट है, तो इसका जो अंदर की जो लाइनिंग है वो बनाती है कौन, कंपाउंड एपिथेलियम। उसके बाद चलते जाओ फेरिंग्स, फेरिंग्स इधर वाला पार्ट जो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाटिक डक्ट्स, तो पेनक्रियाटिक डक्ट्स जो होती है और सलाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट्स होती है उनकी इनर लाइनिंग भी कौन बनाता है, कंपाउंड
एपिथेलियम। तो देखो यहाँ पर ये बात आ गई, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई और ये मल्टीपल लेयर्स हो गई सेल्स की। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के लिए एक बार फटाफट से मैं आप लोगों को स्लाइड्स दिखा देता हूँ। बाकी की स्लाइड्स आप लोगों के पास में प्रेजेंट रहेगी और इनको मैं अपलोड भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, पिछली बार का मेरे को याद है मैंने कहा था, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डाली थी, वो मैं भूल गया था, तो मैं अब की बार उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो देखो हमने पढ़ा था पहले इंट्रोडक्शन की टिश्यू क्या है और कैसे ये काम करते हैं, उसके बाद में कितने टाइप के टिश्यूज हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर बाद में बात आई थी एपिथेलियल टिश्यू क्या है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था सिंपल और कंपाउंड दो टाइप का होता है, सिंपल में सिंगल लेयर होती है जबकि कंपाउंड के अंदर मल्टीपल लेयर्स होती है। फिर अपन ने पढ़ा था कि सिंपल जो होता है वो कितने टाइप का होता है, तो इनके सेल्स की जो शेप होती है उसके अकॉर्डिंग है स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। और फिर स्क्वेमस में अपन ने बात कर ली थी कि इसमें फ्लैट सेल्स होती है। अच्छा, एक चीज और आती है इसके अंदर कि इसमें ना फ्लैट सेल्स होती है जो टाइल लाइक अपीयरेंस देती है, टाइल लाइक अपीयरेंस, इसलिए इसको बोला जाता है पेवमेंट एपिथेलियम। इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है, पेवमेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है। उसके बाद में क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसमें क्यूब लाइक सेल्स हैं, उसके बाद में कॉलमनर जिसमें टॉल और स्लेंडर लाइक सेल्स हैं, फिर बाद में अपन इसके मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं जिसमें कुछ में सीलिया प्रेजेंट हो तो सिलिएटेड, और अगर सिक्रेशन की प्रॉपर्टी हो तो ग्लैंडुलर। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि सिक्रेशन भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। उसके बाद में अपन ने देखा था कि सिक्रेशन के अकॉर्डिंग भी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, अगर डक्ट्स में हो रहा है तो एक्सोक्राइन और डायरेक्ट ब्लड में हो रहा है तो एंडोक्राइन। फिर बाद में अपन ने पढ़ा कंपाउंड एपिथेलियम, जो कंपाउंड के अंदर मल्टीपल लेयर्स होती है, और ये कुछ एग्जांपल्स अपन ने देखे इसके। तो चलो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके पार्ट 2 में, और वहाँ पर अपन देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू और उसके अलावा जो और टिश्यूज़ है जैसे मस्क्यूलर और नर्वस टिश्यूज़ है, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और पसंद आए तो ही क्वेश्चन भी पूछना है ना, और नहीं पसंद आए तो भी पूछ लेना। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।